Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd August 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. And you can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about remission of convicts in Bilkis Bano case, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रेमिशन एज पर इंडियन पॉलिटी. तो रेमिशन मीन्स रिडक्शन इन सेंटेंस ऑफ अ कन्विक्ट. तो मान लीजिए कि किसी एक कन्विक्ट को, यानी कि जिसने कोई क्राइम किया है और उसमें उसको सज़ा भी हो गई है, यानी कि उसका गिल्ट प्रूफ हो गया है, उस कन्विक्ट की सज़ा के टर्म को कम करने को कहते हैं रेमिशन. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पर्सन इज सेंटेंस्ड टू अ टर्म ऑफ 20 years एंड इफ हिज सेंटेंस इज रिड्यूस्ड टू 15 years, देन इट विल बी नोन एज रेमिशन. रेमिशन में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि द नेचर ऑफ सेंटेंस इज रिमेन्ड अनटच्ड, ओनली ड्यूरेशन इज रिड्यूस्ड. मतलब अगर उसको जेल हुई है तो जेल में वो रहेगा, उसमें नेचर ऑफ द सेंटेंस नहीं बदला जाता. मतलब किसी को फांसी की सज़ा हुई है, उसको चेंज करके उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते. तो नेचर को नहीं बदला जा सकता है इन रेमिशन, लेकिन रेमिशन में बस जो सेंटेंस का पीरियड है उसको घटाया जा सकता है. तो स्टेट लेवल पे, चूँकि ये आर्टिकल स्टेट लेवल पे रेमिशन से रिलेटेड है, गुजरात स्टेट के रेमिशन से रिलेटेड है, इसलिए स्टेट लेवल पे रेमिशन के क्या प्रोसीजर हैं उसको देखते हैं. यूनियन लेवल पे भी ब्रीफली हम लोग देखते हुए आगे चलेंगे, लेकिन लेटेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सी द प्रोसीजर ऑफ रेमिशन एट द स्टेट लेवल. तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैव डेवलप्ड देयर ओन रेमिशन रूल्स, या सरल भाषा में कहें तो प्री मैच्योर रिलीज रूल्स एज पर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखिए, आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर. तो गवर्नर के पास इस आर्टिकल 161 के हिसाब से पार्डन का पावर है, रिप्राइव का पावर है, रेस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, रेमिट या कम्यूट का पावर है. पार्डन का मतलब पूरी तरह से माफ़ी दे देना, आपको जो भी सज़ा थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना, वो होता है पार्डन करना. रिप्राइव का मतलब होता है टेम्प्रोरी सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस. किसी को किसी स्पेशल केस में, जैसे मान लीजिए कि फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई, तो ऐसे हालात में टाइम किसी टेम्प्रोरी पीरियड के लिए उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है. या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो टाइम किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उस सज़ा को एक बार के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है. रेस्पाइट, अवॉर्डिंग लेस सेंटेंस. तो रेस्पाइट में कैसा है कि सज़ा को कम किया जा सकता है, नेचर जो है सज़ा का उसको भी बदला जा सकता है. रेमिशन तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि नेचर नहीं बदला जा सकता है, लेकिन हाँ टाइम पीरियड को जरूर घटाया जा सकता है. कम्यूटेशन का मतलब होता है चेंजिंग वन पनिशमेंट टू अनदर. तो मान लीजिए कि फांसी की सज़ा हुई है, उसको बदल करके अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है तो दैट वुड बी नोन एज कम्यूटेशन. तो ये सब अलग अलग पावर्स हैं गवर्नर के पास एज पर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट के पास भी ऐसे ही अधिकार हैं एज पर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इनफैक्ट पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट गारंटेड अंडर आर्टिकल 72 इज़ मच वाइडर दैन द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर. देखिए, वैसे तो मोर और लेस पावर सेम ही है. उन सारे मुद्दों पे जिस पे स्टेट एग्जीक्यूटिव का पावर होता है, उन मुद्दों पे प्रेसिडेंट का पावर ऑफ पार्डन रेमिशन अप्लाई होता है. उन सारे मुद्दों पे जिस पे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पावर अप्लाई होता है, उन सारे ही मुद्दों पे आर्टिकल 72 के अंतर्गत प्रेसिडेंट का पावर ऑफ रेमिशन एंड कम्यूटेशन अप्लाई होता है. लेकिन एक जो मेन अंतर है प्रेसिडेंट के और गवर्नर के पार्डनिंग पावर में, वो ये है कि प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस, चाहे वो डेथ सेंटेंस भी क्यों ना हो, जबकि पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर डज नॉट एक्सटेंड टू द डेथ सेंटेंसेस. तो डेथ सेंटेंस के केस में गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस के केस में भी पार्डन कर सकते हैं. ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो इनडायरेक्टली पावर तो यूनियन लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जा रहा है, बट थ्योरेटिकली अंडर आर्टिकल 72 द प्रेसिडेंट कैन इवन पार्डन डेथ सेंटेंसेस. अब करंट केस पे आते हैं. सो गोधरा राइट्स आपको पता होगा गुजरात के अंदर 2002 में हुए थे.
तो इन राइट्स के अंदर दोनों ही कम्युनिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा। जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में राइट्स हुए थे, सो लाइफ प्रॉपर्टी इनका तो काफ़ी डैमेज हुआ दोनों ही साइड से। उसके अलावा बहुत सारे विमेन को सेक्सुअल हरासमेंट भी झेलना पड़ा इन केस ऑफ और इन फेस ऑफ रेप्स एंड ऑल। तो उसी में से एक केस है दैट इज़ रिलेटेड टू बिल्किस बानो, इसको हम लोग बिल्किस बानो केस नाम से अभी जान रहे हैं। उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में आया था 2008 में, जब इस 2002 के इस केस के सिलसिले में 2008 में सज़ा सुनाई गई थी, तो वापस से ये न्यूज़ में आ रहा है। बिल्किस बानो इन गुजरात वॉज रेप्ड और गैंग रेप्ड बाय 11 men इन ड्यूरिंग द गोधरा राइट्स इन 2002। तो ये हादसा हुआ 2002 में, और ये 11 लोग जो इस केस के पीछे जिम्मेदार थे, इस गैंग रेप के पीछे जिम्मेदार थे, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाया गया 2008 में बाय अ स्पेशल कोर्ट। लेकिन हाल फिलहाल में इन सबको 11 के 11 लोगों को जेल से रिलीज़ कर दिया गया है ऑन रिमीशन, यानी कि इनकी जो सज़ा है उसको कम कर दी गई है और इनको रिलीज़ कर दिया गया है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं जैसे जेल से निकले इनको फ्रीडम फाइटर्स की तरह ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। एंड दैट इज़ वाई दिस डिसीजन ऑफ रिमीशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज़ बीइंग क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी खुद की पॉलिसी के हिसाब से, जो पॉलिसी वो 2014 में लेकर के आए थे, गुजरात गवर्नमेंट्स करेंट रिमीशन पॉलिसी के हिसाब से रेप केसेस में रिमीशन नहीं हो सकता या प्री मैच्योर रिलीज नहीं हो सकता। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है कि ये पॉलिसी तो 2014 में आई थी, जबकि इन लोगों को सज़ा 2008 में ही हो गई है, तो उस हिसाब से ये पॉलिसी इन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। येट गुजरात सरकार की अपनी पॉलिसी है, रेप केसेस में रिमीशन नहीं होना चाहिए, और अभी रेप केसेस में रिमीशन दे दिया है। तो दिस particular case is being considered as denial of justice, especially against the minority community. कुछ लोग ये भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि गुजरात में चूँकि इलेक्शंस आ रहे हैं, सो दिस डिसीजन इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आपको बिना किसी पार्टी या लीडर का नाम लिखे बिना आपको इस तरह के सेंटेंसेस में लिखना होता है एग्ज़ाम्स में, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, कि क्रिटिक्स कॉल इट पॉलिटिकली मोटिवेटेड, आर कॉलिंग और क्रिटिसाइजिंग इट एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अभी CRPC क्या कहता है रिमीशन के मुद्दे पे, वो भी ज़रा समझते हैं। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से जिन लोगों को भी लाइफ कन्विक्ट्स हैं, यानी कि जिनको भी उम्र कैद की सज़ा हुई है, उनको मिनिमम 14 साल तो जेल में बिताना ही है, उसके बाद ही उनको रिमीशन मिल सकता है। तो CRPC के इस नियम के हिसाब से ये जो 11 लोग हैं उनको रिमीशन मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 15 साल जेल में बिता चुके हैं, जबकि CRPC के इस नियम के हिसाब से 14 साल मिनिमम जेल में बिताना ज़रूरी है इन केस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यानी कि अगर आप उम्र कैद की सज़ा हुई है, 14 साल बिताने के बाद आप रिमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको रिमीशन मिल सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इन लोगों ने 15 साल जेल में बिताए हैं, उसके बाद इन्होंने रिमीशन के लिए अप्लाई किया है और उनको गुड बिहेवियर के बेसिस पे रिमीशन दे दिया गया है। सो दिस इज़ हाउ CRPC के नियम के हिसाब से तो ये रिमीशन जस्टिफाइड है, लेकिन फिर भी इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ये मामला जो है वो इंटरनेशनलाइज भी हो रहा है, इंटरनेशनल तूल भी पकड़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक रिपोर्ट है, इसके हिसाब से US कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF स्ट्रांगली कंडेम्ड द अनजस्टिफाइड अर्ली रिलीज ऑफ 11 men convicted in बिल्किस बानो केस। दे आर सेइंग दैट इट इज़ बिकमिंग पार्ट ऑफ पैटर्न इन इंडिया। एक तरह का क्रिटिसिज्म है। देखिए, भारत पे दबाव बनाने के भी ये तरीके हैं। भारत को दुनिया के कई सारे देशों में कोशिश की जा रही है कि एंटी माइनॉरिटी की तरह प्रोजेक्ट किया जाए, या एक मेजॉरिटेरियन रूल वाले देश की तरह प्रोजेक्ट किया जाए कि यहाँ पे हिंदू डोमिनेट करते हैं माइनॉरिटीज़ को। तो हमारे इमेज को टार्निश करने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल मीडिया में। लेकिन फिर हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा मौका किसी विदेशी मीडिया चैनल को या किसी वेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन को जो वेस्टेड इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं, उनको ऐसा मौका भी क्यों दें। इस तरह के हम लोग एक्शंस लेने से पहले हमें सोचना चाहिए कि जहाँ पे हमारा इंटरनेशनल कंडेमेशन हो सकता हो। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्लैरिफिकेशन ऑन UPI चार्जेस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं UPI क्या होता है। तो
तो दो बैंक अकाउंट के बीच में एक तरीके का डिजिटल इंटरफेस का काम करता है यूपीआई, जो पैसा ट्रांसफ़र करने में हमारी मदद करता है फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। आप देखते हैं यूपीआई की मदद से आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं विथ हेल्प ऑफ स्मार्टफोन, या फीचर फ़ोन से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फीचर फ़ोन से यूपीआई करने के तरीके थोड़े अलग हैं, स्मार्टफोन से वो ज़्यादा स्मूथ तरीके से हो सकता है। आपको ये भी याद रखना है कि यूपीआई ऑनलाइन मोड में तो होता ही है, ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है थ्रू मैसेजिंग। तो ये सब चीज़ें पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखना। हमें नॉर्मली लगता है कि यूपीआई सिर्फ स्मार्टफोन से हो सकता है और वो भी सिर्फ ऑनलाइन मोड में, लेकिन नहीं, यूपीआई फीचर फ़ोन से भी हो सकता है इन ऑफलाइन मोड एज वेल थ्रू मैसेजिंग सिस्टम। कई सारे टॉप की कंपनियां जो यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं थ्रू यूपीआई ऐप्स, जिनको आप भी अपने जीवन में इस्तेमाल करते होंगे, वो हैं फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे या भीम। जो भीम है इसको भारत सरकार ने खुद डेवलप किया है, भारत सरकार की ये यूपीआई ऐप है भीम। तो एज ए पार्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इंडियाज यूपीआई विल बी लिंक टू सिंगापुर पे नाउ। तो ये आपको पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखना है, सिंगापुर पे नाउ के साथ हमारा भारत का यूपीआई का एक अग्रीमेंट है। यूपीआई वाज लॉन्च्ड इन 2016 बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशंस ने मिल करके बनाया था ताकि हमारे देश के अंदर डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया जा सके। एनपीसीआई हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007 एंड पर्पस इज टू प्रमोट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड सेटलमेंट सर्विसेज। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। 2007 में कानून लाया गया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। इस कानून का मेन पर्पस था कि हमारे देश में डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया जाए। तो इस कानून के अंतर्गत फिर आरबीआई ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन हमारे देश के 10 बैंक्स को मिला करके एक एसोसिएशन है। तो आरबीआई ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिल करके इस कानून के अंतर्गत डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए जो प्रोविजंस लिखे थे उसके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका काम दिया गया डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना हमारे देश के अंदर। और फिर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया ये यूपीआई ऐप इन 2016, जिसकी मदद से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है। ये बात हो गई यूपीआई की। अब जरा समझते हैं अबाउट मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो आप इस इमेज को देखिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सबसे पहले समझिए कि मान लीजिए कि कोई भी इंसान जाता है पेट्रोल पंप पे फ्यूल भरवाने के लिए, तो ये जो पेट्रोल पंप वाला है वो उसको कहा जाएगा मर्चेंट, जो हमें अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का फ्यूल भरवाया, तो 100 रुपये का फ्यूल जब आप भरवाएंगे और आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे विथ हेल्प ऑफ योर कार्ड, डिजिटल पेमेंट पीओएस मशीन, तो आप जब ये पैसा पेमेंट करेंगे 100 रुपये का, तो अ पार्ट ऑफ द अमाउंट विल बी केप्ड बाय द बैंक, जो आपको ये पेमेंट करने में मदद कर रहा है। तो इफ़ ए कार्ड इज स्वाइप्ड फॉर ₹100, द बैंक कट्स मर्चेंट डिस्काउंट रेट ₹1 इन दिस केस। तो 100 रुपये आपने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की इस पेट्रोल पंप वाले को, सिर्फ 99 रुपये मिले, और 1 रुपया जिस बैंक के थ्रू आपने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की उस बैंक ने डिडक्ट कर लिया। अब ये 1 रुपया बैंक डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग्स 3 कंपनीज। फर्स्ट, जो कार्ड इशू करने वाला बैंक है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड है, तो उसके पास कुछ पैसा जाएगा। उसके अलावा पेमेंट नेटवर्क प्रोवाइड करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अलग अलग तरह का कार्ड होता है पेमेंट नेटवर्क में, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड या रुपे, तो कुछ पैसा इस पेमेंट नेटवर्क को प्रोवाइडर को जाएगा। और एक पार्ट ऑफ द मनी विल गो टू द पीओएस मशीन। तो पीओएस मशीन आप देखते होंगे, पॉइंट ऑफ सेल मशीन लेकर के जो लोग यहाँ खड़े रहते हैं पेट्रोल पंप पे पेमेंट लेने के लिए, तो पीओएस मशीन को प्रोवाइड करने वाली जो बैंक होती है उसको भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट से निकाला हुआ पैसे का एक हिस्सा मिलता है ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये बात याद रखनी है कि पेमेंट आपने किया 100 रुपये, लेकिन इस पेट्रोल पंप वाले को मिला बस 99 रुपये। 1 रुपये इस बैंक ने ले लिया और इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये 1 रुपया जो खर्च हुआ है इन द फॉर्म ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये अल्टीमेटली इस कस्टमर को बियर करना है। द बैंक मर्चेंट डील डज नॉट अलाउ द रिटेलर। तो होता क्या है कि द पेट्रोल पंप ओनर टू पास ऑन द MDR चार्ज टू द बायर। होता क्या है कि इसका पेट्रोल
₹99 पर लीटर होगा तो ये आपसे ₹100 चार्ज कराएगा। मतलब अल्टीमेटली ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट वाला जो पैसा है वो आप ही के जेब से निकलवाया गया, कस्टमर के या बायर के जेब से निकलवाएगा, और फिर ये इन तीनों ही कंपनियों के बीच में, सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक बार ज़रा पढ़ लेते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में। इट इज़ अ कॉस्ट पेड बाय द मर्चेंट। अल्टीमेटली पे ये कर रहा है, कॉस्ट पेड बाय द मर्चेंट। इस केस में पेट्रोल पंप वाला मर्चेंट है और पे वो कर रहा है, लेकिन वो कॉस्ट आपके ऊपर यानी कि बायर के ऊपर वो पास कर सकता है। तो MDR इज अ कॉस्ट पेड बाय द मर्चेंट to the bank for accepting payment to their from their customers via digital payments, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स। तो सरल भाषा में कहें तो जो मर्चेंट्स होते हैं वो एक चार्ज पे करते हैं बैंक्स को फॉर अलाउिंग देम टू एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू कार्ड्स लाइक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और थ्रू एनी डिजिटल मेथड। तो जैसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स वगैरह प्रोवाइड करने वाला बैंक्स, वो सब क्या है, तो मर्चेंट हर ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा बैंक को देता है फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। वो बात अलग है कि मर्चेंट जो है वो अल्टीमेट कॉस्ट, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट का कॉस्ट है वो पास कर सकता है बायर के ऊपर। द मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट। तो मान लीजिए ₹100 का है तो 1% मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब हुआ ₹100 में से ₹1 मर्चेंट डिस्काउंट रेट के तौर पर खर्च होगा। करंट न्यूज़ क्या है, देखिए भारत सरकार ने 1 जनवरी 2020 को एक अनाउंसमेंट करके जितने भी UPI ट्रांजैक्शंस हैं उस पे किसी भी तरीके का मर्चेंट डिस्काउंट रेट या कोई भी किसी भी तरह का चार्ज अप्लाई करने से मना कर दिया था। द गवर्नमेंट मैंडेटेड दैट ए जीरो चार्ज फ्रेमवर्क फॉर UPI ट्रांजैक्शंस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। तो मुद्दा यह है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए UPI ट्रांसफ़र जब आप करते हैं तो उसमें कोई भी पैसा मर्चेंट डिस्काउंट रेट के फॉर्मेट में नहीं लगता है। लेकिन हाल फिलहाल में RBI ने एक डिस्कशन पेपर रिलीज़ किया ऑन चार्जेज इन पेमेंट सिस्टम, जिसमें RBI ने सारे के सारे स्टेक होल्डर से, मर्चेंट से, बैंक से पूछा कि क्या दोबारा से मर्चेंट डिस्काउंट रेट अप्लाई होना चाहिए UPI ट्रांजैक्शंस पे। इस पर एक तरह की एक टर्बुलेंस क्रिएट हो गई फाइनेंशियल मार्केट में, क्योंकि भारत सरकार ने तो UPI पे ऑलरेडी एग्जेम्पशंस दे दिया था कि UPI ट्रांजैक्शंस में कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा। अब RBI पूछ रहा है कि क्या हमें इसको रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो एक तरीके की कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी, एक तरह का डर क्रिएट हो रहा था कि वापस से शायद से भारत सरकार UPI ट्रांजैक्शंस पे मर्चेंट डिस्काउंट रेट ले आएगी। तो उस पर फिर क्लैरिफाई करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि नो कंसिडरेशन इन द गवर्नमेंट टू लेवाई एनी चार्जेज ऑन UPI सर्विसेज। मतलब भारत सरकार ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही है UPI सर्विसेज में मर्चेंट डिस्काउंट रेट को इंट्रोड्यूस करने का, ऐसा कुछ भी प्लान उनका नहीं है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, UPI ट्रांजैक्शंस में तो भारत सरकार ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट को एग्जेम्प्ट कर ही दिया था 1 जनवरी 2020 से। उसके अलावा द गवर्नमेंट ऑल्सो एबोलिश्ड मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऑन ट्रांजैक्शंस यूजिंग रुपे डेबिट कार्ड एंड UPI प्लेटफॉर्म। तो आप जो रुपे डेबिट कार्ड जो हमारे देश का पेमेंट नेटवर्क सिस्टम है, अगर आप उसका इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं तो उसमें भी आपको मर्चेंट डिस्काउंट रेट देने की ज़रूरत नहीं है, एज़ पर नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट केम फ्रॉम 1 जनवरी 2020। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फॉरएवर केमिकल्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये केमिकल है जिसका टेक्निकल नाम है पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंस, शॉर्ट में इनको कहते हैं PFA। दे आर नोन एज फॉरएवर केमिकल्स। फॉरएवर केमिकल्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है टू स्टिक अराउंड एटमॉस्फेयर, रेन वाटर, सॉइल एंड दे स्टे इन द एटमॉस्फेयर, रेन वाटर और सॉइल फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक ये डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं these PFAs and that is why they are known as forever chemicals। forever chemicals का इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरीके से करते हैं। It is used for non-sticking cookware, water repellent clothing, जैसे कि waterproof clothes होते हैं ना सर्दी के दिनों में पहनने के लिए, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। stain resistant fabric, cosmetics, fire fighting फॉर्म्स में होता है।
तो ये सारी ऐसे ही चीज़ें हैं, आपको देखते होंगे ये सब जो इक्विपमेंट्स हैं या ये जो चीज़ें हैं ये सालों साल चलती रहती हैं। वाई? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ दिस PFA विच इज़ नोन एज फॉरेवर केमिकल्स, बिकॉज वो जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं होते एंड दे स्टे इन एटमोसफियर, रेन वाटर एंड सॉइल फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इन PFAs का दिक्कत क्या है कि दे हैव सम हेल्थ रिस्क ऑल्सो। अगर वो हमारे बॉडी के अंदर मिक्स हो जाएं तो दे कैन कॉज मेनी हेल्थ चैलेंजेस लाइक डिक्रीज फर्टिलिटी, डेवलपमेंटल इफेक्ट्स इन चिल्ड्रन, खासकर उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, कॉग्निटिव एबिलिटी, उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं ये PFAs। इंटरफेयर विद द बॉडी हार्मोन्स, दे कैन लीड टू इंक्रीज कोलेस्टेरॉल लेवल एंड दे कैन ऑल्सो लीड टू सम सॉर्ट ऑफ कैंसर्स। PFAs आखिर हमारे बॉडी में घुसते कैसे हैं? तो देखो, बहुत सारे जो पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं जिसमें खाना हमारा पैक होकर के आता है, उसमें भी थोड़ा बहुत PFA होता है। उससे कैसा है कि वो फिर हमारे खाने में मिक्स हो जाता है और खाने से फिर वो हमारे बॉडी में आ जाता है। उसके अलावा कई सारा जो लैंडफिल या कंपोस्ट होता है उसमें भी PFA होता है। कई सारी चीज़ें जो हम डंप कर देते हैं उसमें PFA होता है, फिर वहाँ से वो जाता है मछलियों के अंदर, डिसइंटीग्रेट होकर के वो माइन्यूट पार्ट के फॉर्मेट में वो क्रॉप्स भी उसको एक्वायर कर लेते हैं और मछलियों के थ्रू या क्रॉप्स के थ्रू भी हम उनको कंज्यूम करते हैं और हमारे बॉडी में PFAs आ सकता है। सो दिस इज़ हाउ PFAs गेट इनटू आवर बॉडी एंड दे स्टे इन आवर बॉडी फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंसिडरिंग देयर नेचर दैट दे डू नॉट गेट डिसइंटीग्रेटेड सो ईजिली। करंट न्यूज़ इन्हीं PFA से रिलेटेड है। एक रिपोर्ट पब्लिश की गई इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विच हैज़ फाउंड दैट रेन वाटर फ्रॉम मेनी प्लेसेज अक्रॉस द ग्लोब इज़ कंटामिनेटेड विद PFA। दुनिया की ज़्यादातर जगहों पे जो रेन वाटर है उसमें PFAs उनके साथ अटैच्ड हैं एंड दिस इज़ हाउ रेन वाटर के में सीधा अगर हम एक्सपोज होते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वी ऑल्सो मे गेट कंटामिनेटेड विथ PFAs विच मे हैव सम नेगेटिव implications on our health. The next article is about National Automated Fingerprint Identification System and this topic is important from our syllabus GS paper to governance point of view. तो करंट न्यूज़ ये है कि हाल फिलहाल में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक नया सिस्टम इनॉग्रेट किया है जिसका नाम है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। क्या है ये सिस्टम, वो सारा समझते हैं। तो जितने भी लोग क्राइम करते हैं या उनके खिलाफ FIR रजिस्टर होता है, जब उनको जेल भेजा जाता है तो अब से उनका फिंगरप्रिंट्स ले लिया जाएगा और वो फिंगरप्रिंट्स के लिए एक 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर रिलीज़ किया जाएगा। मतलब हर एक ऐसा कन्विक्ट जो जेल जाएगा उसका फिंगरप्रिंट ले लिया जाएगा, उस फिंगरप्रिंट के बिहाफ पे एक 10 डिजिट का नंबर रिलीज़ किया जाएगा। अब आगे से वो जब भी जेल जाएगा, ये इंसान जिसका नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर एक होगा 10 डिजिट नंबर का, अब वो जब भी जेल जाएगा तो उसके लिए यही 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये नेशनल फिंगरप्रिंट जो है उसका एक डेटाबेस रख दिया जाएगा। पहली बार जेल गए तो हमारा फिंगरप्रिंट ले लिया, उसके बदले में एक नंबर दे दिया। अब हर फाइल में जो क्रिमिनल होंगे, कन्विक्ट होंगे, उनका नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर भी होगा। तो कभी भी मान लीजिए इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को मैच कराना है तो नेशनल फिंगरप्रिंट 10 डिजिट का टाइप करेंगे और उससे जाकर के नेशनल फिंगरप्रिंट मैच करा देंगे। तो मुद्दा ये है कि अब एक नेशनल फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एक लार्ज सर्चेबल डाटाबेस है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का फिंगरप्रिंट का डाटा रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और उसको अटैच किया जाएगा विथ अ 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर। और जब भी द यूनिक आईडी, ये जो नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर है, इट विल बी एसोसिएटेड विथ अ यूनिक आईडी विच विल यूज्ड फॉर पर्सनस लाइफ टाइम। एक बार जेल चलेगा, एक बार आपका ले लिया गया फिंगरप्रिंट, तो लाइफ टाइम आप जो भी क्राइम करेगा वो इंसान, उसमें यही नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर इस्तेमाल किया जाएगा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ FIRs। इट विल बी लिंक टू द सेम नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर। और ये जो नेशनल फिंगरप्रिंट का डाटाबेस है या नंबर है, इट विल बी फीडेड इनटू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS। CCTNS के बारे में आपको समझना चाहिए। ये हमारे देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजिटल या क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डाटा, उसके अलावा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा, हायर पुलिस ऑफिसेस का डाटा, पुलिस स्टेशंस का डाटा, सब डाटा यहाँ पे डाला जाता है और उसको कोलैट करके रखा जाता है। उसी में अब ये नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का भी जो जितना फिंगरप्रिंट डेटाबेस है उसको यहाँ रखा जाएगा। तो CCTNS इज अ प्रोजेक्ट अंडर इंडियन गवर्नमेंट
for creating a comprehensive and integrated system for effective policing through e-governance. CCTNS को बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है फॉर वायलेशन ऑफ आवर राइट टू प्राइवेसी, बट अगर हमें सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना है तो कुछ हद तक तो शायद से हमें प्राइवेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा। तो CCTNS में कई सारे डेटा रखे जाते हैं। अब ये नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो फिंगरप्रिंट का डेटा कलेक्ट किया जाएगा दैट विल बी ऑल्सो फीडेड अंडर CCTNS। ये जो नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो देश के अंदर जितने भी क्राइम्स होते हैं उनका डेटा जो रखता है NCRB। अभी इस NAFIS सिस्टम से फ़ायदा क्या होगा? इट विल हेल्प अस इन ईजी डिस्पोजल ऑफ केसेस। कोई भी जो क्रिमिनल केसेज हैं उसको टाइम बाउंड फैशन में रिजॉल्व करने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि फिंगरप्रिंट मिलने से जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, पुलिस वगैरह, उनको केस के खिलाफ जो कन्विक्ट हैं उनके खिलाफ एविडेंसेस इकट्ठा करने में आसानी होगी। तो जल्दी जल्दी एविडेंसेस इकट्ठा होंगे तो जल्दी जल्दी फिर कन्विक्शन भी दिया जाएगा, जल्दी जल्दी सज़ा भी सुनाई जाएगी। और इससे कैसा है, जुडिशरी के ऊपर जो पेंडेंसी ऑफ केसेस का जो बर्डन है वो काफ़ी हद तक कम होगा। सो दिस NAFIS सिस्टम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। अगर कभी भी कोई सवाल आ जाए ऑन पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केसेस इन इंडिया, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस नए सिस्टम से अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को काफ़ी मदद मिलेगी इन रिजॉल्विंग और एंड फाइंडिंग एविडेंसेज इन टाइम बाउंड फैशन, एंड दिस इज़ हाउ द केसेज विल बी रिजॉल्व्ड इन टाइम बाउंड फैशन। एक बात PT परस्पेक्टिव से आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू आइडेंटिफाई अ डिसीज्ड पर्सन थ्रू this new system, National Automatic Fingerprint Identification System. The next article is about Arunoday month and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. अरुणोदय स्कीम के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज़ हैं हमारे स्टेट की, उनको मंथली एक कंपनसेशन दिया जाता है। अभी तक वो 1000 रुपये का दिया जा रहा था, अब उसमें 250 रुपये और ऐड कर दिए गए हैं ताकि जो इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज़ हैं वो अपने मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर सकें। तो अब अक्टूबर महीने से अरुणोदय बेनिफिशियरीज़ को 1000 के बदले में 1250 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन इसके पहले कि 250 रुपये और ऐड किए जाएं, अरुणोदय मंथ लॉन्च किया गया है जिसमें जो बेनिफिशियरी लिस्ट है उसको रिवाइज़ किया जाएगा। इसमें स्टूडेंट वॉलंटियर्स और NCC कैडेट्स की का हेल्प लिया जाएगा। और 1 महीने से, देखिए अभी जैसे कि अरुणोदय मंथ लॉन्च किया गया, 20 सितंबर तक ये जो वॉलंटियर हैं अलग अलग घरों में जा कर के वेरीफाई करेंगे कि जिन जिन लोगों को अरुणोदय स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है वो जेन्युइन बेनिफिशियरी हैं। ऐसा ना हो कि आपके पास अच्छा खासा संपत्ति है फिर भी आपने अरुणोदय में भी आप पैसा ले रहे हैं, दैट शुड नॉट बी अलाउड। एंड फॉर दैट दिस अरुणोदय मंथ हैज़ बीन लॉन्च्ड वेयर स्टूडेंट वॉलंटियर्स विल गो एंड वेरीफाई द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज एंड दैट विल हेल्प इन रिवाइजिंग द बेनिफिशियरीज लिस्ट। उसके अलावा हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने ये भी रिक्वेस्ट किया है अरुणोदय बेनिफिशियरीज़ को कि उनमें से जिन जिन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हो गए हैं वो अरुणोदय के अंतर्गत अपना जो बेनिफिट है उसको वॉलंटरीली गिव अप कर दें। तो लगभग 460 लोगों ने वॉलंटरी गिव अप कर दिया अरुणोदय बेनिफिट को। और ये जो वॉलंटरी गिव अप करने का मैकेनिज्म है ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड में हो सकता है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग द रीजंस फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक? डिग्रेडिंग फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज राइट। इट विल हेल्प इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, नो दिस इज रॉन्ग। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक से फंड करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रिस्की होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन जनरल विल नॉट एंटर इनटू दिस एरिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वीकर सेक्शन, दैट इज ऑल्सो डाउटफुल विथ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक बिकॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द वीकर सेक्शन इज मोस्टली हैपनिंग और विल हैपन थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नबार्ड को लेकर के इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, राइट, बट डायरेक्टली नबार्ड लोन नहीं देता है फार्मर्स को। इट इज़ अ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल एजेंसी या इंस्टीट्यूशन, इट्स अ रीफाइनेंस एजेंसी एंड दैट इज़ वाई इट डज नॉट गिव लोन डायरेक्टली टू फार्मर्स। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। और बायोपायरेसी, इट refers to the appropriation of traditional knowledge of biodiversity by outsiders, right? It includes fraudulent patenting of the biological resources of profit, that is also right. And character is related to import issues. That's all from our side for today. Thanks for watching.